हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 19। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया है, जिसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम नेक्स्ट कुछ एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास मैनेजर्स कमीशन। अब देखो, जो हमारी कंपनी में मैनेजर्स होते हैं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए जो बिज़नेस है वो उन्हें कुछ कमीशन देती है। मैनेजर्स अच्छे से वर्क करें तो वो मैनेजर्स को कुछ कमीशन दे देती है, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे देती है, ताकि जो मैनेजर्स हैं वो और अच्छे से वर्क करें बिजनेस के लिए। ओके, उसी में क्या बोलेंगे? मैनेजर्स कमीशन। जो कमीशन या जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मैनेजर को दिया गया है ताकि वो और अच्छे से वर्क करे। कह रहे बच्चे, नॉर्मली जो ये कमीशन होती है वो प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। अब प्रॉफिट पे यानी अगर प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो कमीशन भी ज़्यादा होगी, अगर प्रॉफिट कम होंगे तो कमीशन भी कम होगी। बेसिकली जो मैनेजर्स कमीशन होती है वो प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट होती है। ओके, इसका मोटिव ये हो जाता है कि मैनेजर जो है वो हम प्रॉफिट्स पे ध्यान दे और कोशिश करे कि जो बिज़नेस का प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब अगर उसको प्रॉफिट पे कमीशन मिलनी होगी तो ऑब्वियसली वो और कोशिश करेगा ना कि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो, बिकॉज कंपनी का अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो मैनेजर की कमीशन भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कंपनी के प्रॉफिट को उसकी कमीशन के साथ लिंक कर दिया ताकि वो बिजनेस के लिए और अच्छे से वर्क कर पाए। ओके, सो मैनेजर्स कमीशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा हमारे पास? फर्स्टली, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एक्सपेंस है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे? P&L अकाउंट की डेबिट साइड में इसको शो कर देंगे। अब नेक्स्टली, जो मैनेजर है उसको ये कमीशन हमें देनी है, तो ये हमारे लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एज आउटस्टैंडिंग कमीशन, बिकॉज अब ये जो कमीशन है वो हमें किसको देनी है? मैनेजर्स को। अब क्वेश्चन ये है कि कमीशन कैलकुलेट कैसे होगी? ठीक है, कैसे हम मैनेजर की कमीशन को कैलकुलेट करेंगे? अगर मैनेजर की जो कमीशन है वो डिसाइड हुई है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर ऐसा गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट इंटू रेट, मतलब जो भी रेट डिसाइडेड होगा 10%, 20%, वट एवर इट मे बी, ठीक है, डिवाइड बाय 100 नॉर्मल परसेंटेज। जैसे अब सपोज नेट प्रॉफिट 50,000 आ गया, हमने डिसाइड किया था हम 10% देंगे, तो 10 डिवाइड बाय 100। क्लियर है? तो कमीशन कितनी आ जाएगी? 5,000। ये किस केस में है? जब नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हमें उसे कमीशन देनी है। अब नेक्स्ट है, अगर ये डिसाइड हुआ है कि उसे हम कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब उस कमीशन का जो रेट है वो चार्ज करके, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अब इससे क्या होगा? इससे जो मैनेजर की कमीशन है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज अब डिवीज़न में हमारे पास ज़्यादा अमाउंट आ गया ना, तो जो हमारा अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा कमीशन का। इसलिए हम कहते हैं इसको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ये जो कमीशन का रेट है वो भी हम चार्ज करेंगे। अब सपोज हमारा प्रॉफिट है 50,000, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इनटू रेट हम सपोज 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, यानी क्या हो जाएगा? 50,000 इंटू 10, 100 प्लस 10 110। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 4545। अब देखो, इस केस के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें तो कितना आ रहा था हमारा? 5,000, और इसमें 4545, इसलिए हम इसको कहते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन।
कमीशन को चार्ज करने से पहले और ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तभी हम जो रेट है वो मतलब नीचे भी उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। बाकी जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो ये जो मैनेजर्स कमीशन है वो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। नेम से क्लियर है, कॉन्टीजेंट यानी ऐसी लायबिलिटी जो किसी कंडीशन पे डिपेंड करती है। ऐसी लायबिलिटी जो हमारी लायबिलिटी अभी नहीं है, अभी हमें वो पे नहीं करनी, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि हम वो जो लायबिलिटी है वो अराइज हो जाए और हमें वो अमाउंट पे करना पड़े, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़। अब कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ आर दोज लायबिलिटीज़ विच आर नॉट द लायबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हैं जो लायबिलिटीज़ नहीं है बिजनेस की, बट बन सकती हैं अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट अक्कर हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक BR था और आपने उसको डिस्काउंट करा लिया फ्रॉम बैंक। तो जब हम बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं BR को, तो बैंक हमें पेमेंट कर देता है, कुछ डिस्काउंट काट के बैंक हमें उसकी पेमेंट कर देता है। ठीक है, और बैंक जो है वो पेमेंट किससे रिसीव करता है, हमारे डेटर से रिसीव करता है। क्लियर है, मतलब वो हमें पैसे दे देता है और फिर एक जो भी BR पे डेट मेंशन होती है उस डेट को बैंक जो है वो हमारे डेटर से पैसा रिसीव कर लेता है। अब फॉर एग्जांपल डेट ने, जो हमारा डेटर था उसने पैसे पे ही नहीं किए, उसने जो डेट मेंशन थी वहाँ पे पैसे पे करे ही नहीं बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, बैंक किसके पास आएगा, बैंक मेरे पास आएगा। तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, अब मुझे बैंक को वो पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। आपने बिल डिस्काउंट किया पर जो आपके डेटर है उसने पे नहीं किया, तो ये कौन सी होगी आपकी लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। बिकॉज नॉर्मली केस में तो हम यही सोचते हैं ना कि हमारा डेटर जो है वो पे कर देगा, बट कंडीशन है अगर डेटर ने पे नहीं किया तो ये लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, हमें बैंक को पैसे देने पड़ेंगे और बाद में हम फिर अपने डेटर से लेते रहेंगे, बट बैंक को तो हमें पैसे उस टाइम देने पड़ेंगे बिकॉज बैंक हमसे डिमांड करेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है कि सपोज हमारे जो बिजनेस है उसके खिलाफ कुछ कोर्ट केस चल रहा है। ठीक है, अब जो डिसीज़न है वो हमारे फेवर में भी आ सकता है और अनफेवर में भी आ सकता है। ठीक है, मतलब फेवर में भी हो सकता है और फेवर में नहीं भी हो सकता। तो जब फेवर में नहीं होगा तो तब लायबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, तो वो भी कंडीशन पे डिपेंड करती है, कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करती है, तो वो भी क्या हो जाएगी, कंटीजेंट लायबिलिटी। ओके, और एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल और है, अगर हमारे बिजनेस ने किसी पर्सन के लिए गारंटी दी है, लाइक एक पर्सन था वो B से लोन ले रहा था, मतलब उसने कहा था B को कि मुझे आप लोन दे दो, बट B उसे डिनाई कर रहा था। तो बिज़नेस ने B को कहा कि आप A को लोन दे दो, अगर वो नहीं देगा तो मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, मतलब अगर वो नहीं देगा तो मैं दूंगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अगर A ने डिफ़ॉल्ट किया तो किस पे लायबिलिटी आ जाएगी, बिजनेस पे। तो ये क्या हो गई, हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी। क्लियर है बच्चे। अब कंटीजेंट लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है बिजनेस की, बट लायबिलिटी बन सकती है अगर एक स्पेसिफिक इवेंट अकर हो जाए। तो इसकी हम कुछ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते, बट हाँ इसे शो करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में नीचे फुट नोट में इसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में कंटीजेंट लायबिलिटी गिवन है तो आप उसको नोट्स में शो करोगे ही करोगे, बिकॉज यही इसका ट्रीटमेंट है। जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं और हमारा यही रहता है कि हम डिफरेंट यूज़र्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें। तो हम ये इन्फॉर्मेशन भी हाइड नहीं करेंगे, ये भी हम शो करेंगे। तो इसे शो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट पे इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, बट स्टिल इसको हम बैलेंस शीट के नीचे शो करेंगे नोट्स में। ओके, आज के लिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स यानी वो खर्चे होते हैं जो हम अक्कर तो एक बार करते हैं बट जिनका बेनिफिट हमें बहुत सालों तक मिलता है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में हम वो खर्चे इंक्लूड करते हैं जिन्हें ना तो हम कैपिटल कह सकते हैं और ना हम रेवेन्यू कह सकते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन था आप में से किसी का कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कैसे हुए। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं मतलब इनकॉर्पोरेशन के टाइम, कंपनी को फॉर्म करने के टाइम जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, अब वो जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका बेनिफिट तो हमें बहुत सालों तक मिलता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो बेनिफिट होता है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए होता है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है एसेट कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें कोई एसेट जनरेट हो। अब इस केस में कोई एसेट जनरेट हो रही है नहीं ना, दैट मीन्स हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते। दूसरा, क्या हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं? हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे कह सकते हैं? बिकॉज अब जो उस एक्सपेंस का जो बेनिफिट है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स तक मिलेगा आपको। ठीक है, तो बिकॉज जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो तो ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसका जो बेनिफिट होता है वो पर्टिकुलर ईयर में आप रिसीव कर लेते हो। ठीक है, तो इसलिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होंगे जिसे ना हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज करेंगे ना ही रेवेन्यू में। ओके, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लाइक एडवर्टीजमेंट में हमारा डेफर्ड है कि एक बार हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए हमें सर्विसेज मिलती रहेंगी। तो ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इसका बेनिफिट आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स तक के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए ही मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स में ही हम इसको चार्ज करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हमने 5 लाख रुपीस एडवर्टीजमेंट पे लगाए, 5 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो हम ये 1 साल का कितना हो गया 1 लाख, तो हर 1 साल हम 1 लाख चार्ज करेंगे अपने P&L से। मतलब 1 साल ना शो करके उसे हम नंबर ऑफ ईयर्स में शो करेंगे। ओके, सो फर्स्टली तो डेबिट साइड ऑफ P&L कुछ पार्ट जो इस साल से रिलेटेड पार्ट होगा वो हम डाल देंगे डेबिट साइड ऑफ P&L में। यानी इस केस में अगर एग्जांपल में देखें तो 1 लाख। दूसरा, बैलेंस शीट में एसेट साइड क्यों? बिकॉज अब जो सपोज जो 4 लाख था तो वो 4 लाख के जो बेनिफिट्स हैं वो हमने अभी फ्यूचर में रिसीव करने हैं, तो हम कहाँ लिख देंगे एसेट साइड में। फॉर एग्जांपल ट्रेडर ने 1 लाख के जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किए 5 सालों के लिए, तो 1 साल का कितना हो गया 20,000। तो क्या ट्रीटमेंट होगा इसका 20,000 तो हम डेबिट साइड ऑफ P&L में लिख देंगे, मतलब 20,000 इस साल का हो गया और बाकी का 80,000 इसका बेनिफिट अभी हमें नहीं मिला। इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर ईयर्स में मिलेगा, इसलिए हम इसे कहाँ शो करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में गिवन है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 15,000, एडजस्टमेंट में गिवन है राइट ऑफ एडवर्टीजमेंट बाय 30%, यानी इस साल आपको कितना राइट ऑफ करना है 30%। क्लियर है? तो कैसे करोगे, P&L में कितना चला जाएगा 30%, 15,000 का 30% कितना हो गया 4,500, तो 4,500 तो इस साल का खर्चा हो गया और बाकी के 11,500 कहाँ लिख दोगे आप एसेट साइड में। ये बनाई नहीं हुई एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या आ जाएगा आपका एडवर्टीजमेंट, कितना 11,500, सॉरी इट्स 11,500। क्लियर है?
नेक्स्ट आज की एडजस्टमेंट है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमें पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अलग होते हैं, इनका जो ट्रीटमेंट है वो अलग होता है। तो कई बार हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की तरह ट्रीट कर लेते हैं, तो ये गलत है ना। अब इस गलती को सुधारना पड़ेगा, तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे। अब फर्स्ट देखते हैं पहले रेक्टिफाई मीन्स हम इसको कैसे सही करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास वेजेस इंक्लूड 5,000 स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। आपने 5,000 न्यू मशीनरी की इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया, तो जो न्यू मशीनरी को उसकी वर्किंग कंडीशन तक लाने तक जितना भी खर्चा होता है वो किस में इंक्लूड करते हैं हम, मशीनरी में। तो यानी 5,000 भी किस में जाना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट में, बट कहाँ डाला हुआ है, वेजेस अकाउंट में। यानी जो 5,000 है वो क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट आपने इसको कंसीडर क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करोगे, एक तो वेजेस में 5,000 डाला हुआ है, वेजेस में से 5,000 निकालो, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में वेजेस में से ये अमाउंट रिड्यूस करो। ठीक है, सपोज वेजेस है 50,000, उसमें से ये 5,000 जो भी होगा वो रिड्यूस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, वेजेस 45,000 ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, और दूसरा मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था 5,000 से, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में पर्टिकुलर एसेट में ऐड, यानी यहाँ पे मशीनरी है ना, तो मशीनरी में ऐड। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट केस है हमारे पास गुड्स परचेज्ड ऑफ 10,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ अ बिजनेस इज एंटर्ड इन परचेज अकाउंट। हमने गुड्स परचेज किए 10,000 के फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को बनाने के लिए, और उसे हमने लिख दिया परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट में हम कौन से इंक्लूड करते हैं गुड्स को, परचेज अकाउंट में हम वो गुड्स को इंक्लूड करते हैं जो हमने सेल के लिए परचेज किए हैं, मतलब जिनका हमारा मोटिव जो है वो सेलिंग है। ओके, अब ये जो 10,000 के हमने गुड्स परचेज किए हैं वो तो बिल्डिंग को बनाने के लिए किए हैं, यानी ये तो हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्डिंग प्लस होनी चाहिए, और आपने क्या किया, परचेजेस में एंटर कर दिए। तो कैसे रेक्टिफाई करोगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में परचेजेस में से लेस, वेरी क्लियर, और दूसरा एसेट साइड में डालना है तो डाल दो, बैलेंस शीट में एसेट साइड में बिल्डिंग में ऐड। क्लियर है बच्चे, बिल्डिंग में ऐड कर दोगे 10,000, दैट्स इट। नेक्स्ट केस है हमारे पास रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्लूड 7,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल शेड फॉर बिजनेस। हमने बिजनेस में ना साइकिल शेड बनाया, साइकिल शेड जो हमने बनाया उसमें 7,000 खर्चा आया और उसे हमने रिपेयर एक्सपेंस में डाल दिया। अब अगर हमने बिजनेस में साइकिल शेड बनाया तो ये तो हमारी एसेट हो गई। ठीक है, तो ये कहाँ जाना चाहिए था, एसेट साइड में जाना चाहिए था। ठीक है, बिकॉज इससे जो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। आपने एक पर्टिकुलर चीज़ बना दी ना, साइकिल शेड बना दिया वहाँ पे, तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। बट आपने उसको किस में डाल दिया, रिपेयर एक्सपेंसेस में। रिपेयर एक्सपेंसेस में डालने का मतलब क्या है कि आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया। तो क्या करेंगे, ठीक करेंगे इसको। एक तो P&L में डेबिट साइड में जितने भी रिपेयर्स होंगे उसमें से ये अमाउंट हो जाएगा लेस। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में बिल्डिंग में ऐड कर देंगे, बिकॉज अब इस केस में हमारी एसेट जनरेट होगी, यानी साइकिल शेड हमने जो कंस्ट्रक्ट किया उससे हमारी बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको बिल्डिंग में ऐड ऑन कर देंगे। क्लियर है। तो हमने 3 केसेस देखे ऑफ ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या कंसीडर किया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो हमने फिर उसकी रेक्टिफिकेशन की, उसको करेक्ट किया। क्लियर है।
आज की हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। गुड्स बेच दिए, भेज भी दिए, बट उसको लिखना भूल गए, रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, तो रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करो। कैसे करोगे? जब अब क्या हुआ यहाँ पे, सेल्स हो गई हमारी, तो एक तो ट्रेडिंग काउंट में एडेड इन सेल्स, मतलब क्रेडिट साइड में सेल्स में ऐड कर दोगे बिकॉज सेल्स हो गई हमारी। और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स में से, मतलब डेटर्स में ऐड कर दोगे बिकॉज अब अगर सेल्स हुई हैं, अब यहाँ पे मेंशन नहीं है ना कैश में, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये क्रेडिट में होगी। ठीक है, तो क्या करोगे, एसेट साइड में डेटर्स में ऐड, बिकॉज जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हमने वही किया, सेल्स में ऐड कर दिया एक तो, और डेटर्स में भी ऐड कर दिया। क्लियर है बच्चे? बिकॉज हम ये ओमिट कर दी थी हमने एंट्री, तो हम उसको कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिसऑनर हो जाए, मतलब मेरे को एक बिल रिसीवेबल पड़ा था मेरे पास, वो डिसऑनर हो जाए, मतलब जो उसका डेटर है जिसने मुझे पैसे देने थे उसने पैसे नहीं दिए, तो अब क्या करना पड़ेगा? देखो, जब आप बिल रिसीवेबल्स रिसीव करते हो तो एंट्री क्या करते हो, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब डेटर रिड्यूस हो गया, बी आर आ गया हमारे पास। अब वो डिसऑनर हो गया तो क्या करना पड़ेगा, डेटर अकाउंट डेबिट, अपोजिट एंट्री करनी पड़ेगी ना, टू बी आर, यानी बी आर हमारा हो गया रिड्यूस और डेटर्स हो गए इंक्रीज। बिकॉज जब हमने बी आर रिसीव किया था तो हमने बी आर को कर दिया था अप और डेटर्स कर दिए थे रिड्यूस, तो अब उसका ऑपोजिट हो जाएगा, अब डेटर्स हो जाएंगे इंक्रीज और बी आर हो जाएगा रिड्यूस। ओके, नेक्स्ट और लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। कि जब हम गुड्स को सेल करते हैं ऑन रिटर्न बेसिस, यानी जब हम माल बेचते हैं रिटर्न के बेसिस पे, तो उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? फॉर एग्जांपल, सपोज़ आप शॉपिंग करने जाते हो, तो ये नॉर्मल है ना कि आपको कोई दो प्रोडक्ट्स इक्वली अच्छे लग रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो कि मैं ये प्रोडक्ट परचेज़ करूं या ये वाला प्रोडक्ट परचेज़ करूं। ठीक है, तो अगर शॉपकीपर आपको अच्छे से जानता है तो मतलब कई शॉपकीपर्स ये कह देते हैं कि आप दोनों प्रोडक्ट्स को घर ले जाओ, आपको अच्छा लगे तो आप रख लेना, अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप रिटर्न कर देना। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप कहते हो कि आपको परचेज़ नहीं करना कोई प्रोडक्ट, तो शॉपकीपर कई बार कहता है ना कि आप ये घर ले जाओ, आप इसको ट्राई करके देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो रख लेना, अदरवाइज मुझे रिटर्न कर देना। तो ये क्या हो गया, सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अब सेल तो की शॉपकीपर ने, बट किस बेसिस पे, रिटर्न बेसिस पे, कि कस्टमर को अगर रिटर्न करना हुआ तो वो रिटर्न कर सकता है, पहले ही कंडीशन तय है। ओके, तो जब जो हमारा बिजनेस है वो सेल्स करता है ऑन रिटर्न बेसिस, तो वो मान लेता है कि मेरी सेल्स हो गई। ठीक है, तो वो एंट्री कर लेता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब उसे लगता है कि पैसे तो आ ही जाएंगे, अब अगर मैंने माल दे दिया है तो मैं उनसे पैसे, राइट तो मेरे पास आ गया ना, अब क्योंकि मेरे गुड्स उनके पास चले गए तो मेरे पास राइट आ गया, तो वो एंट्री कर लेता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वो ये मान लेता है मेरी सेल्स हो गई। और अब अगर उसने गुड्स दे दिए हैं तो क्लोजिंग स्टॉक में से भी वो रिड्यूस कर देगा, अब जो माल है वो उसके पास पड़ा तो नहीं है, तो यानी क्लोजिंग स्टॉक में भी ट्रेडिंग काउंट में से भी लेस कर देता है वो उसे, और एसेट साइड में भी जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें से भी वो रिड्यूस हो चुका होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि वो डेटर्स में ऐड कर देता है, सेल्स को भी बढ़ा देता है और क्लोजिंग स्टॉक में उस पैसे को रिड्यूस कर देता है, यानी बेसिकली मान लेता है कि सेल हो गई। अब क्या हुआ,
अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको सेल किया था 30 मार्च को, और जब आपने उसको ये सेल किया, बेशक उसे बोला रिटर्न बेसिस पे, तो आपने उसको सेल मान लिया, ठीक है। बट अब 31 मार्च को तो हमें क्लोज करने हैं अपने अकाउंट्स। 31 मार्च तक मुझे ये नहीं पता चला कि वो जो पर्सन है वो ये गुड्स रखेगा या नहीं रखेगा, ठीक है। यानी मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि मेरी सेल्स हुई या नहीं हुई। यानी 31 मार्च तक तो ये मेरी सेल्स अभी नहीं है ना। अगर सपोज़ वो मुझे 1 अप्रैल को कंफर्मेशन देता है तो वो मेरी नेक्स्ट ईयर में हो जाएंगी ना सेल्स, इस ईयर की सेल्स तो ना हुई। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा। ऑपोजिट यानी डेटर्स में से पैसा रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी एंट्री, सबसे पहले एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी हमारी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है। सेल्स में से भी अमाउंट रिड्यूस कर दोगे, डेटर्स में से भी अमाउंट रिड्यूस कर दोगे, और क्लोजिंग स्टॉक में से रिड्यूस कर दिया था आपने, उसमें ऐड कर दोगे। क्लियर है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में रिड्यूस फ्रॉम सेल्स और लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है ना, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बैलेंस शीट में। ये भी लिखना है यहाँ पे, रिड्यूस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट में एसेट साइड में एक तो डेटर्स रिड्यूस कर दोगे और एक क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है बच्चे। तो इसका क्या होगा, डेटर्स रिड्यूस, सेल्स रिड्यूस और क्लोजिंग स्टॉक्स में ऐड, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे आता है, तो दोनों जगह पे ऐड करना पड़ेगा। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी ऐड करोगे और एक एसेट साइड में भी। क्लियर है। होप आपको ये सभी एडजस्टमेंट्स क्लियर होंगी। अब फाइनल अकाउंट्स की हमारी सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो गई हैं, और अब आगे हम इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस आउट करेंगे। इससे जो हमने एडजस्टमेंट्स डिस्कस की हैं उसकी भी क्लैरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और वो भी आपकी उसकी भी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। सो अब हमारी जो एडजस्टमेंट्स है सारी वो कंप्लीट हो गई हैं। हमने 26 एडजस्टमेंट्स को कवर किया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।